HCCGD परीक्षा 2025 आपके फरवरी के अंदर शुरू होने वाली है। इस परीक्षा के अंदर 20 सवाल आपके मैथ के आते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम 20 सवाल मैथ के करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम रीजनिंग के भी 20 सवाल लेके आएंगे। इस प्रकार तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। पहला सवाल है हमारे सामने कि 12,000 रुपए की धनराशि आपको दे रखा है कि 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। तो आपको दे रखा है कि 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों के अंदर दुगुनी हो जाती है। तदनुसार वह राशि 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। तो आपको बताना है कि वह राशि 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। बहुत ही आसान सवाल है। तो इसके अंदर आपको दे रखा है कि 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। तो आपको दे रखा है कि जो 12,000 की धनराशि है ये चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों के अंदर दुगुनी हो जाती है। और आपको बताना है कि 20 वर्षों के बाद वो कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। ए के अंदर दे रखा है 48,000, बी के अंदर 96,000 और सी के अंदर 1,90,000 रुपए और डी के अंदर दे रखा है 1,92,000 रुपए। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो हमें दे रखा है कि 12,000 रुपए की धनराशि वो 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। तो 12,000 का मैं दुगुना करूंगा तो ये हो जाएगा 24,000। फिर मैं इसको और दुगुना करूंगा 5 वर्ष बाद, तो 24,000 का मैं दुगुना करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 48,000 और 48,000 को फिर मैं दुगुना करूंगा तो ये हो जाएगा 96,000। तो हमारे पास समय हो गया 5, 5, 10 और 5, 15 वर्ष हो गए। लेकिन हमें बताना है 20 वर्षों के बाद। तो 96,000 का और दुगुना करना है आपको। तो 96,000 का दुगुना करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 5 वर्ष। तो 96,000 का दुगुना करूंगा तो 1,92,000 रुपए। तो समय देखे तो 5 और 5, 10, 10 और 5, 15, 15 और 5, 20। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके डी वाला। डी के अंदर दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक गोले पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सर्वाधिक दूरी आपको दे रखी है 6 इकाई। आगे दे रखा है गोले का आयतन क्या होगा। तो आपको बताना है गोले का आयतन क्या होगा। और आपको ये दे रखा है कि जो गोला है आपको दे रखा है गोले के किन्हीं दो बिंदुओं की सर्वाधिक दूरी आपको दे रखी है 6 इकाई। और आपको बताना है गोले का आयतन क्या होगा, ये बताना है। ऑप्शन के अंदर आपको ए के अंदर दे रखा है 18 पाई घन इकाई और बी के अंदर दे रखा है 24 पाई घन इकाई और सी के अंदर दे रखा है 36 पाई घन इकाई और डी के अंदर दे रखा है 64 पाई घन इकाई। ये आपको दे रखा है। इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि कोई गोला है और उसकी जो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सर्वाधिक दूरी दे रखी है 6 इकाई। तो 6 इकाई यानी कि व्यास आपको दे रखा है 6 इकाई। तो व्यास 6 इकाई है तो त्रिज्या आर हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके 3 इकाई। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। और हम जानते हैं कि जो गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सीधा सा फॉर्मूले के अंदर हमें आर का मान रखना है 3 और इसका उत्तर निकालना है। और ध्यान ये रखना है कि जो हमें ऑप्शन दे रखा है ये पाई के अंदर दे रखा है तो पाई को हमें छेड़ना ही नहीं है। तो यहाँ पर 4/3 और इंटू का इंटू पाई का पाई और आर की जगह लिखना है 3 और आर की क्यूब है तो 3 को लिखना है 3 बार। इस 3 से ये 3 कट गया, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को गुणा करूंगा 4 तो 4 नहीं होता है 36 और पाई का पाई घन इकाई। तो आपके उत्तर आया 36 पाई घन इकाई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके सी के अंदर दे रखा है 36 पाई घन इकाई। आप हमारे चैनल से जुड़िए और HCCGD परीक्षा की और बेहतरीन तैयारी कीजिए। आगे तीसरा सवाल आपके बोर्ड पर है कि 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगियों की जांच कर सकते हैं यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं। तो आपको दे रखा है कि पहले 25 डॉक्टर थे वो 5 घंटों के अंदर 75 रोगियों की जांच करते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है कि यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं तो 25 में से की सेवा छोड़ देते हैं तो आपको बताना है कि तो 6 घंटों कितने रोगियों की जांच की जा सकती है। तो आपको यह बताना है कि 6 घंटों के अंदर कितने रोगियों की जांच की जा सकती है। ऑप्शन आपको दे रखा है ए के अंदर 72, बी के अंदर 70, सी के अंदर 76 और डी के अंदर दे रखा है 74। इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट ऑप्शन है वो बताना है। और इस क्वेश्चन को मोस्ट लगा लेना क्योंकि ये 4 फरवरी 2025 का जो पेपर होने वाला है पहले शिफ्ट की उसके अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है कि पहले डॉक्टर थे 25, वो 5 घंटों के अंदर 75 रोगियों को ठीक करते हैं। अब आपको बताना है कि 5 डॉक्टर चले जाते हैं और आपको ये बताना है कि 6 घंटों में अब कितने रोगियों की जांच की जा सकती है। तो इसके अंदर सीधा फॉर्मूला लगाना है कि M1 H1 और बट्टे के अंदर होता है W1। M1 यानी कि कितने व्यक्ति हैं और H1 यानी कि समय और D यानी कि कार्य, ये बराबर होता है M2 H2 और W2 के। इसके अंदर सीधा मान रखना है पहले व्यक्ति थे आपके 25 और टाइम था, समय था 5 घंटे और कार्य यानी कि वो 75 रोगियों को ठीक करते थे। उसके बाद M2 यानी कि अब 5 व्यक्ति चले गए, 5 डॉक्टर चले गए, पीछे डॉक्टर बचे 20 और समय आपको दे रखा है 6 घंटे।
और आपको ये कार्य यानी कि रोगियों की संख्या लेकर आनी है, H2 आपको लेकर आनी है। तो इनका वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, इसको गुणा करवाना है 25 × 5 × ये हो जाएगा W2 बराबर, इधर इस साइड हो जाएगा 20 × 6 × ये हो जाएगा 75। W2 आपको लेकर आना है तो W2 हो जाएगा 20 × 6 × 75 और बट्टे के अंदर आ जाएगा 25 × 5। अब आपको 5 के पाटे से 20 गया 4 बार, 25 के पाटे से 75 गया 3 बार, और 4 को 3 से गुणा करूंगा 12, और 12 को गुणा करानी है 6 से, 12 चक्के होते हैं 72। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके 72, ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है ये फॉर्मूला लगा के। क्वेश्चन है आपके अब आगे चौथे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 6, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो इस चतुर्थ अनुपाती वाले ये क्वेश्चन तो आपके आता ही है। ये क्वेश्चन आपके 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था SSCGD का, उसके अंदर ये मैथ के अंदर ये सवाल आया था। तो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है, तो आपको ऑप्शन के अंदर दे रखा है कि इसका राइट ऑप्शन 20 होगा या 28 या 16 या 24, इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने का सूत्र होता है कि A/B बराबर होता है C/D। सीधा सूत्र के अंदर रखना है, ए हो गया आपके 6, बी हो गया 10 और सी हो गया 12। तो ए की जगह लिखना है 6 और बी की जगह लिखना है सीधा 10 और सी की जगह लिखना है 12 और डी आपको ज्ञात करना है, तो डी का डी चतुर्थ अनुपाती आपको ज्ञात करना है। तो अब इसका वज्र गुणा करेंगे, तो 6 को डी से गुणा करूंगा तो 6 × डी हो जाएगा, और इधर गुणा करूंगा तो ये 10 × 12। डी का मान निकालना, डी बराबर हो जाएगा 10 × 12 और बटे के अंदर आ जाएगा 6। 6 के पाटे से 12 गया 2 बार, और 2 को 10 से गुणा करूंगा तो ये डी बराबर हो जाएगा 20। तो जो चतुर्थ अनुपाती पूछा था वो आया हमारे 20। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इस चतुर्थ अनुपाती पर हर साल एक क्वेश्चन आता है SSCGD के अंदर, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। क्वेश्चन है आपके 5वां बोर्ड पर। 5वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक त्रिभुज जिसका आधार और संगत ऊंचाई आपको दे रखी है क्रम से, आधार तो दे रखा है 3.2 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 75 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन आपको दिखने में भले सरल लगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों का लेवल हाई होता जाएगा। तो हमें बताना है कि उसका क्षेत्रफल ए के अंदर दे रखा है कि 3 मीटर स्क्वायर होगा, बी के अंदर दे रखा है कि या 2.5 मीटर स्क्वायर, और सी के अंदर 2 मीटर स्क्वायर, और डी के अंदर दे रखा है कि 1.2 मीटर स्क्वायर। तो इसका बताना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, जिसका आधार हमें दे रखा है कि 3.2 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 75 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। हमें 1/2 लिखेंगे, और आधार हमें दे रखा है 3.2 मीटर, फिर इंटू का इंटू देखिए सेमी के अंदर इसको मीटर में बदल के लिखेंगे तो ये ऊंचाई हमें दे रखी है 75 सेमी, इसको मीटर में बदल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 75 और बट्टे के अंदर लिख देंगे 100। अब इसको सरल करते हैं, ये पॉइंट हटाने के लिए मैं नीचे लिखूंगा, अब इसके नीचे 10, अब ऊपर 32 और नीचे 10 है। तो 25 के पाटे से 75 गया 3 बार, 100 गया 4 बार, और 4 के पाटे से 32 गया, ये 4 के पाटे से ये 32 गया 8 बार। अब ऊपर बचा है आपके 1 इंटू के अंदर 8 और इंटू के अंदर 3, और नीचे बचा है 2 × 10। 2 के पाटे से 8 गया 4 बार, और फिर 4 को 3 से गुणा करूंगा 12, 12 के अंदर 10 का भाग दूंगा तो ये 1.2 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डी के अंदर दे रखा है 1.2 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपको ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा के इसको सरल करना है। आगे छठा क्वेश्चन है बोर्ड पर कि एक पुलिस वाला एक चोर को 120 मीटर की दूरी पर देखता है। तो एक पुलिस वाला है जो एक चोर को 120 मीटर की दूरी पर देखता है, वह उस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है जो 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। तो चोर है वो 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, उसका पीछा पुलिस वाला करता है। आगे दे रखा है कि पुलिस वाला 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा है। तो जो पुलिस की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 8 मीटर प्रति सेकंड, और चोर की जो चाल दे रखी है वो 6 मीटर प्रति सेकंड। आगे दे रखा है कि पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि पुलिस से पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है कि 180 मीटर, दे रखा है कि 360 मीटर, और सी के अंदर दे रखा है 240 मीटर, और डी के अंदर दे रखा है 220 मीटर। तो चोर पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें पहले सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर दौड़ रहे हैं, तो जो चालें दे रखी वो घट जाएगी। तो 8 में से आपको घटाना 6, तो ये हो जाएगी 2 मीटर प्रति सेकंड। जो सापेक्ष चाल है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है ये। अब हमें समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल।
तो उनके जो बीच की दूरी वो दे रखी है 120 मीटर, और उसके अंदर चाल जो सापेक्ष चाल निकाली उसका भाग देना है 2 का, तो इसका भाग दूंगा तो ये हो जाएगी 60 सेकंड। जो समय आया वो 60 सेकंड। अब हमें ज्ञात करनी है उनके जो चोर द्वारा तय की गई दूरी, वो हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो जो चोर की चाल थी वो थी 6 मीटर प्रति सेकंड, तो 6 को गुणा करवानी है, जो समय आया वो 60 सेकंड से, तो ये हो जाएगा 360 मीटर। जो चोर द्वारा तय की दूरी आई है वो 360 मीटर आई है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला राइट, क्योंकि बी के अंदर दे रखा है 360 मीटर। इस प्रकार हमें पहले सापेक्ष चाल निकालनी है, और सापेक्ष चाल निकालने के बाद समय निकाल के और दूरी सूत्र से हमें सीधा उसकी भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दे रखा है कि ये आपको कोई दे रखा है, इसके सामने बराबर दे रखा है 1, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर जो हमें के दे रखा है इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि ए के अंदर दे रखा है 1, और बी के अंदर 4, और सी के अंदर 3, और डी के अंदर दे रखा है 2। तो के का मान बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले हम इसको सरल करेंगे। तो हमें ऊपर दे रखा है 143, भाग दे रखा है 13, फिर दे रखा है इंटू के अंदर के, और माइनस के अंदर दे रखा है 3 इंटू 3, और उसके बाद हमें दे रखा है कि 6 स्क्वायर माइनस के 7 इंटू 5, और प्लस के अंदर दे रखा है के स्क्वायर। तो हम बोर्ड में दे रखा है 1, तो हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसको सरल करेंगे। पहले हम भाग को करेंगे। तो 13 का भाग 143 में दूंगा, ये जाएगा 11 बार, 11 को के से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 11 के, फिर माइनस का माइनस 3 को 3 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 9 बटे के अंदर 6 का स्क्वायर होता है 36, और 6 का स्क्वायर होता है 36, और इसको गुणा करूंगा ये हो जाएगा 35। तो 36 में से 35 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस और के का स्क्वायर, और बराबर के अंदर है 1। अब ये 1 प्लस के स्क्वायर भाग के अंदर इधर जाएगा तो गुणा के अंदर, तो ये हो जाएगा आपके 11 के माइनस के 9 बराबर ए को इससे गुणा करूंगा तो ये सेम आएगा 1 प्लस के स्क्वायर। अब के स्क्वायर को इधर भेजेंगे और ये माइनस के 9 उधर जाएंगे प्लस के अंदर, तो ये हो जाएगा 11 के, और माइनस का हो जाएगा के स्क्वायर बराबर के अंदर 1, और ये 9 हो जाएंगे 10। अब इसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार करेंगे। तो यदि मैं के का मान 1 रखता हूँ तो के की जगह रखना है 1, तो 11 इंटू 1 माइनस का 1 का स्क्वायर करूंगा तो ये 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1 बराबर में 10। तो 11 में से 10 1 जाएगा तो ये 10 बराबर 10, तो ये दोनों बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो के का मान आएगा वो आएगा 1, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इस प्रकार आपको इसको सरल करना है बोर्ड मास के नियम के अनुसार। आगे क्वेश्चन है 8वें के अंदर दे रखा है कि 0.124 और 1.0204 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों का गुणा करने के बाद जो दशमलव बिंदु उसके बाद कितने अंक होंगे। ये क्वेश्चन 2023 के अंदर दूसरी शिफ्ट के अंदर पूछा गया है। सवाल है 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था 6 फरवरी, और 2023 के अंदर 6 फरवरी 2023 के अंदर जो दूसरे शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था। सवाल बहुत सरल है कि आपको बताना है कि इन दोनों का अगर गुणा करें तो उसके बाद दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक होंगे। तो ए के अंदर दे रखा है कि 8, बी के अंदर दे रखा है 5, सी के अंदर 6, और डी के अंदर दे रखा है 7। तो करना कुछ है नहीं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3, प्लस यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 4, 3 और 4 हो गए 7। तो यदि हम इन दोनों का गुणा करें तो भी दशमलव बिंदु के बाद 7 अंक होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके डी। डी के अंदर दे रखे 7। आगे क्वेश्चन है 9वें के अंदर दे रखा है कि 1 साल पहले राम की आय 20,000 रुपए प्रति माह थी, और व्यय आपको दे रखी है कि 16,000 रुपए प्रति माह था। अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि, तो उसकी आय में 10% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि हुई है, तो प्रति माह उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। तो आपको बताना है कि इतना होने के बाद उसकी जो बचत है उसमें शुद्ध परिवर्तन कितना होगा, ये आपको करना है। आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ए के अंदर अब आपको दे रखा है कि 500 रुपए की वृद्धि हुई, बी के अंदर दे रखा है 500 रुपए की कमी, और सी के अंदर दे रखा है 400 रुपए की वृद्धि, और डी के अंदर दे रखा है 400 रुपए की कमी। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो इसके लिए आपको पहले एक तरफ तो लिख देना है आय, और एक तरफ लिख देना व्यय, और एक तरफ हो जाएगा बचत। उसकी जो आय थी वो पहले थी 20,000, और तब व्यय उसकी थी 16,000। तो इसकी बचत देखें तो 20,000 में से 16,000 जाएगा तो ये 4,000 उसकी बचत थी। अब हुआ यूं कि उसकी जो आय थी उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो जो पहले 20,000 थी उसकी 10% वृद्धि करूंगा तो ये हो जाएगा 110 बटे के अंदर 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये हो गया आपको 200 को 110 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 22,000। अब जो इसकी आय थी वो 22,000 हो गई 10% की वृद्धि होने के बाद। तो इसकी व्यय के अंदर पहले व्यय थी इसकी 16,000, इसमें दे रखा है कि उसके व्यय के अंदर 15% की वृद्धि हुई है, तो ये हो जाएगा 115 बटे के अंदर 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और
160 को गुणा करवानी है 115 से, तो ये हो जाएगा आपके 0 3 और ये 8, फिर यहाँ पर 0 6 1 0 6 1 0 0 और 4 1 और ये हो जाएगा 8 और ये। तो इसकी जो 15% ब्याज के अंदर वृद्धि करने पर ये हो गया 18,400। तो इसकी जो आय थी वो 20,000 से 22,000 हो गई, ब्याज थी वो 16,000 से 18,000 और 400 हो गई। अब हम इसकी बचत निकालेंगे तो ये 22,000 में से हम निकालेंगे 18,400, तो ये निकालने के बाद ये हो गया आपके 3,600 रुपये। अब इसकी जो पहले तो बचत थी वो 4,000 थी, अब बचत आ गई 3,600 रुपये, तो इसकी बचत के अंदर 400 रुपये की हुई है कमी, 400 रुपये की कमी हुई है, क्योंकि पहले 4,000 रुपये बचत थी, अब उसकी बचत है 3,600 रुपये, 3,600। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला, डी के अंदर दे रखा है 400 रुपये की कमी, तो इसकी जो बचत थी उसके अंदर 400 रुपये की कमी हुई है। आगे 10वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 1 लीटर 750 मिलीलीटर और 650 मिलीलीटर की दूध का प्रतिशत आपको क्रम से दे रखा है कि 45%, 50% और 60% है को एक समान पात्र में एक साथ खाली किया जाता है। मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा, तो आपको बताना है कि इन तीनों को मिलाने के बाद जो दूध का प्रतिशत होगा वो कितना होगा। और आप जो दूध की जो मात्रा है वो 45% है, और 750 मिलीलीटर के अंदर जो दूध की मात्रा है वो 50% और 650 मिलीलीटर दूध के अंदर जो दूध की मात्रा है वो 60% है। उन तीनों को एक पात्र में एक साथ मिला दिया जाता है, और अब आपको ये बताना है कि पूरे मिश्रण के अंदर दूध की जो प्रतिशतता होगी वो कितनी होगी। ए के अंदर दे रखा है कि 52.625%, बी के अंदर दे रखा है कि 50.625%, सी के अंदर दे रखा है कि 55.625% और डी के अंदर दे रखा है 56.225%। इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो पहले तो हम दे रखा है कि 1 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1 लीटर के अंदर होता है 1000 मिलीलीटर। तो आपको ये दे रखा है कि 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर के अंदर दूध की जो प्रतिशत है वो है 45%। तो इस प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लिख दूंगा, फिर प्लस का प्लस, इनको जोड़ेंगे, मिश्रण है तो जोड़ेंगे। फिर 750 मिलीलीटर के अंदर दूध की जो मात्रा है वो 50% है, और फिर आपको दे रखा है कि 650 मिलीलीटर के अंदर दूध की जो मात्रा है वो आपको दे रखी है 60%। इनको जोड़ेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 10 को 45 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 450, फिर प्लस का प्लस, इस जीरो से ये और इससे ये, 75 को 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 375, फिर प्लस का प्लस, इस जीरो से ये और इससे ये कट गया, 65 को 6 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 390। इन तीनों को जोड़ने पर ये टोटल आ गए आपके 1215, इनकी जोड़ आ गई वो 1215। अब हमें दे रखा है कि मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा, आपको दूध का प्रतिशत बताना है। तो पहले अब हमारे पास दूध आ गया 1215, दूध का जो प्रतिशत आया वो 1215 आ गया, और पहले हम जो दूध था उसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके 1000 मिलीलीटर और 750 और 650। इनको जोड़ने पर ये 0 0 1 और ये 1, तो ये आ गया आपके 2400। अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो 1215 के नीचे लिखूंगा 2400 और गुणा करवा देते हैं 100 से, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 3 के पाटे से 24 गया 8 बार, और ये 1215 गया ये 405 बार। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो ये आपके आएगा 50.625%, जो दूध की मात्रा आएगी वो 50.625% आएगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे 11वां क्वेश्चन है, इससे वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि ये परीक्षा के अंदर आने लायक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि पी एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है, पी नाम का कोई व्यक्ति है वो एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, जबकि क्यू इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे पी से शुरू करके एकांतर दिनों में बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपको दे रखा है, ए के अंदर 11, बी के अंदर 14 और सी के अंदर दे रखा है 13 दिन और डी के अंदर दे रखा है 12 दिन। तो कितने दिनों में कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो आपको ये दे रखा है कि जो पी है वो एक कार्य को 10 दिनों में 15 दिनों में पूरा करता है, और क्यू है वो उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तो हमें क्या करेंगे, इस प्रकार के जो भी सवाल आ जाए तो उसका दोनों का लेना है ले से, 15/10 का ले से लूंगा तो ये आएगा 30। अब हमें एक एक दिन का कार्य या एक यूनिट कार्य निकाल लेते हैं। 15 में 30 के अंदर 15 का भाग दूंगा ये जाएगा 2 बार, और 10 का 30 के अंदर 10 का भाग दूंगा तो ये आएगा 3 दिन।
तो हमें एक एक दिन का कार्य या एक यूनिट कार्य हमें आ गया। अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि बारी बारी से कार्य करता है और पी से शुरू करेंगे। तो पहला जो पी है वो एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम करेगा। उसके बाद दूसरे दिन क्यू कार्य करेगा और क्यू एक दिन के अंदर 3 यूनिट कार्य करता है। तो टोटल दिन हो गए 2, 2 दिन हो गए, कार्य हो गया 5, 2 और 3 हो गए 5। तो हमें यहाँ पर 30 लेके आना है, तो इधर भी गुणा करवा देते हैं 6 से और इधर भी गुणा करवा देते हैं 6 से। तो इधर गुणा कराने पर 12 दिन और इधर गुणा कराने पर ये आ गया 30। तो टोटल 30 यूनिट कार्य हुआ था और 30 यूनिट दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो ये आएगा 12 दिन। तो वो जो कार्य था वो 12 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके डी। इस प्रकार आपको जो भी ये कार्य वाला सवाल आ रहा है तो पहले इनको ले से लेना है, उसके बाद इसको सरल करना है। आगे क्वेश्चन आपके दे रखे 12वें क्वेश्चन के अंदर दे रखे है कि एक व्यापारी ने 1200 वस्तुएं 1800 रुपए में खरीदी। एक कोई व्यापारी है वो 1200 जो वस्तु है वो 1800 रुपए में खरीदी। आगे दे रखा है उसने 1000 वस्तुएं 1600 रुपए की दर से बेचा। आपको आगे दे रखे लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो आपको बताना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ, उसके बाद उसकी प्रतिशत की जो गणना है वो आपको और करनी है। ऑप्शन 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 के अंदर दे रखा है कि 20/3% हानि, बी के अंदर दे रखा है 30/7% हानि और सी के अंदर दे रखा है कि 20/3% लाभ और डी के अंदर दे रखा है कि 30/7% लाभ। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक तरफ तो क्रय मूल्य लिख लेना है और अनुपात के अंदर इस साइड लिख लेना है विक्रय मूल्य। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं शानदार एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आपको हर एक क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। तो करना क्या है कि इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर तो लिखना है रुपए और नीचे लिखनी है वस्तुएं और इस साइड भी ऊपर रुपए और नीचे हो जाएगी वस्तुएं। तो क्रय मूल्य यानी कि उसने कितने में खरीदी, वस्तुएं रुपए आपको दे रखे 1800 और नीचे लिखनी है वस्तुएं यानी कि 1200 वस्तुएं 1800 रुपए में खरीदी और इस साइड हो जाएगा रुपए आपको दे रखा है 1600 और वस्तुएं आपको दे रखी है 1000 वस्तुएं 1600 रुपए में उसने बेची। तो नीचे वस्तुएं लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 के पाड़े से 18 गया 9 बार और ये 12 गया 6 बार और इस साइड ये 2 जीरो से 2 जीरो और 2 के पाड़े से 16 गया 8 बार और ये 10 गया 5 बार। अब आपको 6 और 5 का लेस से लेना है। तो 6 और 5 का लेस से लूंगा तो ये आ जाएगा 30। तो इधर भी 30 से गुणा करवा देनी है और इधर भी गुणा करवा देनी है 30 से। 6 के पाड़े से 30 गया 5 बार और फिर 9 को 5 से गुणा करूंगा ये हो जाएगा 45। इधर भी ये गया 6 बार और इनको गुणा करूंगा तो 48। तो उसने उसका 45 और विक्रय मूल्य आ गया उसका 48। तो उसने 45 में खरीदी और 48 में बेची तो उसका हुआ लाभ और लाभ हुआ उसका 3 का। तो अब इसकी प्रतिशत निकालनी है तो लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है कि लाभ बटे के अंदर क्रय मूल्य और इंटू के अंदर होता है 100। तो इसको 5 के पार्टे से काट रहे हैं तो 5 नहीं होते 45, 4 बन जाओगे 20। फिर इसको 3 के पार्टे से काटेंगे ये 3 बार, ये जाएगा 1 बार। तो ऊपर तो आपका आ गया 20 और नीचे आ जाएगा 30 और ये हो गया प्रतिशत। और आगे लिखना है लाभ। लाभ क्यों? क्योंकि उसने 45 में खरीदी और 48 में बेची तो 3 का लाभ हुआ। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20/3% का लाभ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इस प्रकार आपको ये करना है, ऊपर तो वस्तुएं रुपए लिखने और नीचे लिखनी है वस्तुएं और फिर इनका रेशो बना लेना है। रेशो बनाने के बाद इसको सरल करना है। आगे 13वां क्वेश्चन है बोर्ड पर कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। तो कोई विद्यार्थी उसको पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, उससे कुल 90 अंक प्राप्त होते हैं। तो उससे कुल 90 अंक प्राप्त होते हैं और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो उस विद्यार्थी को 90 अंक प्राप्त होते हैं और 10 अंकों से वो फेल हो जाता है। आगे दे रखा है अधिकतम अंकों की संख्या होगी। तो आपको बताना है अधिकतम अंकों की संख्या होगी। ए के अंदर दे रखा है कि 200, बी के अंदर 225 और सी के अंदर दे रखा है 250 और डी के अंदर दे रखा है 175। तो आपको ये बताना है कि अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक वो हो जाएंगे, पूर्णांक बराबर हो जाएंगे 100%। अधिकतम अंक अपने आप में होते हैं 100%। आपको ये दे रखा है कि वो विद्यार्थी पास होने के लिए 40% अंक लाने जरूरी है। तो ये हो जाएगा 40% बराबर उसने अंक लेकर आया 90 और 10 अंकों से फेल हो गए यानी कि 90 के अंदर जोड़ना है 10। तो ये 40% होगा, वो होगा अपने आप में 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 40% बराबर 90 और 10 हो गया 100। अब एक का निकाल लेते हैं तो 100 बटा हो जाएगा 40 और पूर्णांक होते हैं वो अपने आप में 100%। तो 100 से गुणा करवा देते हैं, 0 से 0 कट गया और फिर इसको सरल करने पर 2 के पाटे से ये गया 4, फिर ये 2 के पाटे से 4 गया 2 बार और ये गया 50 बार। फिर इसको और सरल करेंगे, ये गया 25 बार। 25 को 10 से गुणा करेंगे, ये आ गया 250।
तो अधिकतम अंक आ गए वो 250, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इस प्रकार आपको ये सरल करना। आगे 14 क्वेश्चन है बोर्ड पर कि एक जैकेट और एक हैंडबैग की कीमत आपको दे रखी है कि 3:2 के अनुपात में है। इन दोनों का अनुपात आपको दे रखा है 3:2, ये आपको दे रखा है। आगे दे रखा है यदि जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है, तो जो जैकेट की कीमत है वो हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है, तो हैंडबैग की कीमत है, तो आपको बताना है कि हैंडबैग की कीमत कितनी होगी। ए के अंदर दे रखा है 250 रुपये, बी के अंदर 1200, सी के अंदर 2400 रुपये और डी के अंदर दे रखा है 1800 रुपये। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो आपको ये जो वीडियो है ये एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रत्येक के पास भेजना ताकि उनको इस वीडियो से लाभ हो सके। तो आपको करना है क्या, एक तरफ तो लिख देना है जैकेट और दूसरी तरफ अनुपात में लिख देना है हैंडबैग। इनका जो अनुपात दे रखा है वो 3:2। आगे इनका जो अंतर दे रखा है कि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपये अधिक, यानी कि इनके बीच का अंतर दे रखा है 600, तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालूंगा वो आएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1 और इसका मान दे रखा है 600 रुपये। आगे आपसे पूछा है कि हैंडबैग की कीमत, तो हैंडबैग का जो है अनुपात वो है 2, तो 2 को गुणा करवा देनी है 600, तो ये हो जाएगा 1200 रुपये। तो हैंडबैग की जो कीमत है वो 1200 रुपये है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी के अंदर दे रखा है 1200 रुपये। इस प्रकार आपको ये करना है। आगे क्वेश्चन है 15वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 100 सेमी लंबे बोर्ड को काट कर 86 सेमी कर दिया जाता है। आगे बताया कि कितने प्रतिशत हटा दिया गया। आपको बताना है कि जो भाग हटाया वो कितने प्रतिशत हटाया गया, प्रतिशत के अंदर निकालना है। ए के अंदर दे रखा है 14%, बी के अंदर दे रखा है 32%, सी के अंदर दे रखा है 28 और डी के अंदर दे रखा है 20%। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत हटा दिया गया है। पहले जो बोर्ड था वो 100% था, 100 सेमी था और उसको काट कर 86 सेमी कर दिया, यानी कि 100 से उसे कर दिया 86, अंतर आया 14 का, ये तो 14 सेमी आ गया। फिर इसको प्रतिशत बनाएंगे तो पहले 100 था तो 100 का 100 और प्रतिशत बनाने के लिए गुणा कराएंगे 100 से 100 कट गया, ये आ गया 14%। तो प्रतिशत में पूछे तो ये हो गया 14%, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके ए। इस प्रकार ये 15 सवाल कंप्लीट हो गए। एसएससी जीडी के अंदर मैथ के 20 सवाल आते हैं, तो आज की क्लास के अंदर हम 15 सवाल करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।